अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस हमने देखे थे और हमने सोर्सेज ऑफ इनकम देखी थी कि हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। आज हम कवर करेंगे कि किन लोगों को इनकम टैक्स फ़ाइल करना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है किन लोगों को इनकम टैक्स फ़ाइल करना, और कौन लोग इनकम टैक्स फाइलिंग से एग्जेम्प्ट हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि किन लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। सबसे पहले हर कंपनी का जहाँ नाम आता है वहाँ पे मैं कहता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो कंपनी जो SECP से रजिस्टर्ड है, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड भी आती है, पब्लिक लिमिटेड भी आती है, वो उन कंपनीज़ को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। सेकंड, वो लोग जिन्होंने NTN लिया हुआ है, नेशनल टैक्स नंबर जिन्होंने लिया हुआ है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तीसरे, वो लोग जो FTR में फॉल करते हैं, यानी फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करते हैं, उन लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। चौथे, वो लोग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करते हैं, 500 गज़ या उससे ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करते हैं, उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। या फिर 2000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का फ्लैट ओन करते हैं, तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। बेटे, वो लोग जो 1000 CC या उससे ऊपर की गाड़ी ओन करते हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें। सातवें, वो लोग आते हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं और जिनका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा हुआ है, और उनका जो ईयरली इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 5 लाख या उससे ज़्यादा का आ रहा है, उन लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, जो मंथली बनता है 41,000 42,000 के दरमियान में बनता है। अच्छा, और वो रेजिडेंट पर्सन जिनके एसेट्स बाहर हैं, जिनके फॉरेन एसेट्स हैं, उनको 1161 की स्टेटमेंट फाइल करनी ज़रूरी है। और वो तमाम लोग जो टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी वो सैलरी इंडिविजुअल जो टैक्स स्लैब में आते हैं, वो बिज़नेस इंडिविजुअल जो टैक्स स्लैब में आते हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये आप एक कॉपी और पेन ले लें जिस पे ये सारी चीज़ें, जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, वो सारे आप नोट कर लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको कंपलसरी नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। सबसे पहले वो जो विडो हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। दूसरे, जो ऑर्फन हैं और 25 ईयर्स से कम एज के हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। तीसरे, जो डिसेबल पर्सन है, जो डिसेबल लोग हैं, वो टैक्स रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट हैं। और चौथे, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, नॉन रेजिडेंट हैं मगर इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे ओन करते हैं, मगर वो नॉन रेजिडेंट हैं, तो वो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्पशन है उन लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि कौन लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और कौन लोग इससे एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सैलरी के रिटर्न की, कि जब भी आप सैलरी का रिटर्न फाइल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर क्लाइंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, मतलब पहले तो आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो मैंने ज़ाहिर आपको पहले वीडियो में बताई है। तो अगर वो हम सैलरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरी इनकम जो है मैं सैलरी से अर्न कर रहा हूँ, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप उनसे मांगेंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक आप नोट कर लें, ये भी लिस्ट आप नोट कर लेंगे, वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आप उनसे डिमांड करेंगे, जो आप उनसे मांगेंगे। सबसे पहले सैलरी डिडक्शन सर्टिफिकेट, जो उसका एम्प्लॉयर उसे देगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई सैलरी डिडक्शन सर्टिफिकेट आप दे दो, बस यही इनफ है, इससे हम आपका रिटर्न फाइल कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आपको पूरी उसकी और डिटेल्स भी चाहिए होती हैं, सारी चीज़ें आप देख के रिटर्न फाइल करते हो, ऐसे ही नहीं फाइल होता रिटर्न। सेकंड, एक तो हो गया सैलरी डिडक्शन सर्टिफिकेट, सेकंड हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट, आप उससे ज़रूर लेंगे। बैंक स्टेटमेंट इसलिए लेंगे क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आपको देखनी होंगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इसलिए देखनी होंगी कि अगर बैंक जो डिडक्शन सर्टिफिकेट है उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए की आ रही है पूरे साल की, तो आप ये करेंगे
कि अगर बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड आपकी 17-18 लाख रुपए आ रही है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि डिफरेंस अमाउंट ये कहाँ से आप लोगों ने अर्न किए, या तो ये आपने कोई लोन लिया है या तो ये कोई अदर इनकम है, तो ये चीज़ें भी तो आपको शो करनी पड़ेंगी। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। तो कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि बैंक स्टेटमेंट हम नहीं देखेंगे, मगर ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट पूरे 12 महीने की आप ऑब्टेन करेंगे उससे, क्लाइंट से। तीसरी चीज़, आप एसेट जो उन्होंने एसेट सेल किया है या उन्होंने एसेट परचेज़ किया है, उसकी डिटेल्स पूरे ड्यूरिंग द ईयर उसने जो भी एसेट परचेज़ किया है या सेल किया है, वो डिटेल आप उससे मांगेंगे कि क्या उन्होंने एसेट परचेज़ किया, कोई कार परचेज़ की है, कोई बाइक परचेज़ की है, कोई गोल्ड परचेज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर, एक गाड़ी थी उनके पास, कोई प्रॉपर्टी थी वो कोई सेल कर दी है। तो ये चीज़ें आप उनसे अच्छा, लाइबिलिटीज़ भी आप उनसे लेंगे कि कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, कोई लोन वगैरह लिया हुआ है उन्होंने, तो वो भी ज़ाहिर है हमारे टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट में शो होता है। ये सब आगे चल के बताऊंगा कौन सी फील्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, जब भी आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे ना, बैंक स्टेटमेंट में आप ये देख लेंगे कि वो करंट अकाउंट है या वो सेविंग अकाउंट है। अगर तो वो सेविंग अकाउंट है तो आप क्या करेंगे कि फ़ौरन आपका क्लिक करना चाहिए कि अगर ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़ाहिर है प्रॉफिट आ रहा होगा। तो आप क्लाइंट से मांगेंगे कि भाई आप जो बैंक जो प्रॉफिट का डिडक्शन सर्टिफिकेट जो देता है, ज़ाहिर है प्रॉफिट जो आता है उस पर भी विदहोल्डिंग टैक्स की एक अमाउंट डिडक्शन हो जाती है। तो आप क्लाइंट से ये मांगेंगे कि प्रॉफिट पे जो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका सर्टिफिकेट आप बैंक से लेकर के हमें दो। तो फिर वो वाली फिगर भी ज़ाहिर है एंटर होगी। वो कहाँ पे एंटर होगी वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। चौथी चीज़ जो आप उनसे डिमांड करेंगे, ये सब आप नोट कर लें। चौथी चीज़ जो आप उससे डिमांड करेंगे वो करेंगे एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स क्या होता है? अच्छा, एडवांस इनकम टैक्स से मुझे एक मेरा केस याद आ गया है। चले मैं आप लोगों के साथ, अब याद आ गया तो शेयर कर देता हूँ। हुआ ये था कि एक क्लाइंट मेरे पास आया था, उसको एक नोटिस इशू हुआ था। वो क्लाइंट मेरे पास आया था नोटिस लेके, उसने मुझे नोटिस दिखाया। तो मैंने सबसे पहले उससे कहा कि चलें आप मुझे नोटिस दिखाएं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न मुझे दिखाएं कि जो पुराने जो भी जिसने आपका रिटर्न फाइल किया है उसने फ़ाइल किया होगा। तो उसने क्या किया, उसने मुझे अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिया और उसने मुझे नोटिस दी। जब इनकम टैक्स रिटर्न को मैंने एग्जामिन किया और उसकी नोटिस मैंने पढ़ी, तो ये देखा मैंने कि केस था 2018 का। तो ये देखा कि उसका जो इनकम टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 90,000 रुपीज़। 90,000 रुपीज़ इसका इनकम टैक्स बन रहा था। तो इसके जो भी बंदा था जिसने रिटर्न फाइल किया था, उसको मैं कंसल्टेंट तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया था उसने क्या किया था, उसका 90,000 टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि 2018 में ये होता था कि जितना भी आप कैश विड्रॉल करते थे उस पर फाइलर के लिए 0.3% की अमाउंट डिडक्ट होती थी और नॉन फाइलर के लिए एक अमाउंट डिडक्ट होती थी 0.6% की। क्योंकि वो फाइलर थे तो इनकी अमाउंट 0.3% की डिडक्ट हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, पूरी 90,000 की अमाउंट उठा के विदहोल्डिंग टैक्स का उसमें कॉलम होता है एडजस्टेबल टैक्स में, विदहोल्डिंग उन्होंने डाल दिया 90,000 का पूरा, ताकि उनका इनकम टैक्स एडजस्ट हो जाए और उनको कोई टैक्स ना भरना पड़े। तो ज़ाहिर है उन्होंने बोला कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो मैंने ज़ीरो कर दी और आपको तो बिल्कुल टैक्स नहीं भरना पड़ा, आपका तो टैक्स बच गया। तो क्लाइंट भी खुश, क्लाइंट कह रहा है कि वाह यार क्या ज़बरदस्त बंदा है कि इसने तो मेरे 90,000 रुपीज़ बचा लिए। मगर उसको ये नहीं पता था कि जो 90,000 रुपीज़ उसने बचाए हैं इसका आगे कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, कि वो 90,000 रुपीज़ 1 करोड़ में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं बताता हूँ इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना वो ये करता है कि वो करता है हमेशा बैक कैलकुलेशन। ठीक है, तो उन्होंने जो 90,000 की जो अमाउंट डाली हुई थी, जो विदहोल्डिंग टैक्स जो कैश विड्रॉल पे डिडक्ट हुआ था 0.3%, उन्होंने जो अमाउंट डाली हुई थी उन्होंने किया 90,000 को डिवाइड किया 0.3% से, तो वो जो अमाउंट बनी वो अमाउंट बनी 3 करोड़। 3 करोड़ की वो अमाउंट बन गई। अब क्या हुआ कि 3 करोड़ की जब वो अमाउंट बन गई तो सेक्शन एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 21 सेक्शन है,
वो ये कहता है कि जो कैश ट्रांजैक्शंस जो एफबीआर अलाउ करता है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, वो 50,000 की अलाउ करता है सिर्फ, और यहाँ पे जो कैश ट्रांजैक्शन हो गई वो तो 3 करोड़ की हो गई। तो उन्होंने क्या किया ये जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो 3 करोड़ की थी, वो उठा के अनवेरिफाइड कैश एक्सपेंसेस में डाल दी और उसको उनकी सेल में ऐड बैक कर दिया, और हायर स्लैब पे उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दिया 35% पे, जो बना तकरीबन 1 करोड़ रुपए। तो उनको जो नोटिस इशू हुई थी एफबीआर की तरफ से, उन्होंने बोला भाई 1 करोड़ रुपए आपका टैक्स बनता है और आप ये 1 करोड़ रुपए पे कर दो। तो अब देखें, इतनी छोटी सी गलती भी टैक्स में कितनी बड़ी हो जाती है ये आपको पता भी नहीं लगता। वो तो समझ रहे थे कि मैंने भाई 90,000 रुपये इनके इनकम टैक्स के बचा लिए, मगर ये 90,000 का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि उनको टैक्स की नोटिस आई जिसमें उनको 1 करोड़ रुपया भरना पड़ा। मतलब भरना तो नहीं पड़ा, जाहिर है वो हमारे पास आया तो हमने उसको टैक्स की, इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उनको हमने आगे अपील में गए और उनका सारा पैसा हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। तो ये भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो जाहिर है ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकता, इसमें हमारी कुछ टाइम की लिमिटेशन होती है। तो जो हमारा पेड कोर्सेज़ लेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, एडवांस टैक्स का आया इसलिए ये मुझे ये पॉइंट दिमाग में आया कि चलें ये मैं एक लाइव केस स्टडी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो जब भी अपना रिटर्न फाइल करवाएं ना, एक प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करवाएं जिसको पूरी नॉलेज हो इनकम टैक्स की। अच्छा, तो अब हम एडवांस इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, तो चीज़ें एडवांस इनकम टैक्स में आप डिमांड करेंगे। देखें, सबसे पहले तो आपके PTCL पे एक विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट डिडक्ट होती है, वो आप इनसे डिमांड कर लेंगे कि विद होल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट होता है PTCL पे, उसका सर्टिफिकेट आप मुझे दे दो, वो ऑनलाइन निकल आता है। ठीक है, दूसरा मोबाइल पे 12.5% का एक विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है, वो मोबाइल कंपनीज जो हैं वो सर्टिफिकेट देती हैं, चाहे वो यूफोन हो, चाहे वो जैज़ हो, चाहे वो टेलीनॉर हो, ये सारी इनकी ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तीसरा, अगर उन्होंने कोई ट्रैवलिंग की है तो एयर टिकट पे अगर उनका कोई विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो आप डिमांड कर सकते हैं। चौथा, अगर आपने कोई कार परचेज़ की है या कोई और प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उस पर कोई विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन हुई है तो वो आप उससे मांग सकते हैं। तो बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको उनसे डिमांड करनी है। पहला, सैलरी डिडक्शन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट। चौथा, कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी, कोई एसेट सेल और परचेज़ किया है, कोई लाइबिलिटी है। और चौथा, एडवांस इनकम टैक्स। बस ये 4 चीज़ें आप इनसे मांगेंगे और आप उनका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोफेशनल तरीके से फ़ाइल कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास हम इधर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे होती है, कि सैलरी की हम कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, उसके स्लैब्स वगैरह हम देखेंगे, और दूसरा टैक्स की कंप्यूटेशन है वो कैसे होती है। तो ये चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।